सुपर सेंचुरी एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज यादव मूल अधिकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं ताकि आप उसको जो है समझ सकें कि उससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न बन रहे होते हैं। जैसे कि हम एक छोटे से उसके माध्यम से समझते हैं कि मूल अधिकारों को बचाने के लिए अनुच्छेद 32 में व्यवस्था की गई है संवैधानिक उपचार की। जैसे आप समझिए उपचार क्यों चाहिए कि जब किसी शरीर में विसंगति आ जाती है, किसी तरीके की विकृति, किसी तरीके की बीमारी या कोई रोग आ जाता है तो उसका उपचार किया जाता है, उसको जो है वहाँ से सर्जरी की जाती है। तो उस सर्जरी को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करता है और अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिटें जारी की जाती हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जिस काम को करेगा उसी को 226 के तहत कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। तो ये रिटें क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, किस तरीके से ये वर्क कर रही होती हैं, इसको समझते हैं। क्या है, चलिए कंटिन्यू करते हैं इस श्रृंखला को कि जो रिट है ये कहाँ से हमने ली? भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ली। 32 के तहत रिटें जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को, जिसे आप उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और वहीं 226 के तहत हाई कोर्ट को है, जिसे आप उच्च न्यायालय कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, तो उससे बाद तक ये व्यवस्था बनी रही कि 1950 में कोलकाता से, बम्बई से और मद्रास से होती थी। कब? 1950 से पहले ये व्यवस्था थी कि रिटें जारी करने की। लेकिन ये रिटें जारी करने की जो व्यवस्था दी गई है केवल दो कोर्ट्स को दी गई है, जिसे आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। साथ ही साथ संसद अगर चाहे तो किसी अन्य कोर्ट को भी दे सकती है। इसके लिए वो 139 का प्रयोग करती है कि संसद चाहेगी तो किसी अन्य के लिए भी इस काम को कर देगी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के अलावा भी चीज़ें प्रयोग करने के लिए दी जाती हैं। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, जैसे 32 के तहत केवल मूल अधिकार पर होगी, लेकिन 226 के तहत मूल अधिकार और अन्य उद्देश्यों जैसे चुनाव संबंधी विवाद हैं उस पर भी ये कर पाएंगे। अब इसका क्या मतलब है कि इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा, इसका क्षेत्र तो केवल क्या होगा? उस संबंधित राज्य से। रिट से ये इनकार नहीं कर सकता, लेकिन ये कभी इनकार भी कर सकता है। जैसे एक समझिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध भी कर सकता है। कौन सी? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। मूल अधिकारों पर तो करेगा ही करेगा, लेकिन प्रतिषेध और उत्प्रेषण भी जारी कर सकता है। ये मूल अधिकारों पर मना भी कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई अनिवार्य नहीं है। वहाँ अनिवार्य है, वो इनकार नहीं कर सकता कि साहब हम रिट जारी नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी और कितने प्रकार की रिटें जारी होंगी, आइए इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो रिट जारी होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, हैबियस कॉर्पस। इसे पूर्ण न्याय नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है उसको छुड़ाती तो है, लेकिन कभी भी ये क्या नहीं करती? उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को दंड नहीं देती उसको, कभी भी। तो इसका अर्थ क्या है? पहले इस अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ है सशरीर प्राप्त करना। जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने कैद में डाल दिया है, उसको बंदी बना लिया है। अब इस कार्य को कोई अधिकारी कर सकता है या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, जैसे अपहरण आदि कर लिया जाता है। ठीक है ना? अपहरण के माध्यम से इस काम को एक व्यक्ति है, उसको दूसरा व्यक्ति अधिकारी है या जबरन हिरासत में लिए हुए है या बंदी बनाए हुए है, ठीक है ना? तो कोई काम ये सार्वजनिक प्राधिकरण या कोई संस्था भी कर सकती है इस काम के लिए। तो न्यायालय क्या आदेश देता है? अपने समक्ष उपस्थित करने का आदेश देता है, कारण बताता है कि मुक्त करने का आदेश क्यों नहीं है, आप ये उसका बताइए। जैसे किसी ने अगर 302 का
जो है वो कर दी है, हत्या कर दी है। अगर हत्या के बाद जो है उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो वो दूसरी हत्याएं कर सकता है। तो वहाँ पर जो अधिकारी है वो कार्ड बताता है कि माय लॉर्ड इन्होंने हत्या की हुई है, इसलिए हम इसको जो है बंदी बनाए हुए हैं। दैहिक स्वतंत्रता पर ये बात करती है, उसका संरक्षण देती है, इसलिए किसी को जबरन बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी को बंदी बनाया भी है तो 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट से ये खारिज हो जाए किसी भी तरीके से तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी रिट है जिसमें जिसे दायर करने के लिए आप स्वयं भी जा सकते हैं। अगर आप हिरासत में हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ओर से जा सकेगा इस काम को करने के लिए। ये ध्यान रखने योग्य बात है जो है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस कंडीशन में जारी नहीं होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होंगी? गिरफ्तारी वैध हो, आपने अपराध किया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसका आपने वो किया है, 24 घंटे नहीं हुए हैं, या 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके ये सिद्ध कर दिया गया है कि आपने जो कृत्य किया है वह आपराधिक है, आपराधिक दंड है, इसलिए आप जो है उसके विरुद्ध छोड़े नहीं जा सकते। आपने किसी का रेप किया है, आपने कहीं हत्या की है, आपने कहीं दंगा किया है और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पर विधि द्वारा स्थापित वैध प्रक्रिया के माध्यम से आपको गिरफ्तार किया गया है। अब ये दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति है उसको जो अपराध किया है, जो जिस मामले में अभियुक्त है, वहां क्या हो चुका है? दोष सिद्ध हो चुका है कि आप दोषी हैं, तो वह न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेगा, वह कारावास में ही रहेगा। वह यह कहे कि साहब मैंने जो है दोष सिद्ध भी हो चुका हूं और जो है मैं क्या करूं, इस समाज में विचरण करता फिरूं, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। उसके लिए हैबियस कॉर्पस नहीं होगी। अगला है कि कोई व्यक्ति है, अब वो दुबई गया और वहां जाकर के उसने क्या कर दिया? कोई कृत्य कर दिया, कोई अपराध कर दिया और उसको कैद कर लिया गया उस व्यक्ति को। क्या है? वहां न्याय क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है वो भारत है। क्या है प्यारे बच्चों? भारत है। तो उस न्याय क्षेत्र से वह क्या हो गया है? बाहर हो गया। ऐसी स्थिति में भी उसके विरुद्ध जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार हस्तक्षेप करती है उस संबंधित राष्ट्र की सरकार के साथ, और उस राष्ट्र की सरकार तब जो है उस व्यक्ति को क्या करने का, कैद से बाहर करने का कोई भी कृत्य करती है, चाहे उसको पैसे के माध्यम से, चाहे उसको जो है एक दूसरे के अदला बदली के माध्यम से उसको मुक्त कराया जाता है। एक चौथा बिंदु है कि सेना न्यायालय का अगर कोई आदेश है तब जो है उसके विरुद्ध जो है नहीं किया जा सकता। लेकिन कब हो सकता है? जब प्राकृतिक न्याय ना किया गया हो, तो वहां पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है कि ये दो पक्ष हैं, ए और बी। अब बी की सारी बातें सुन ली गई, लेकिन ए को अवसर ही नहीं दिया गया। अगर ए को अवसर नहीं मिला है तो ये एक प्राकृतिक न्याय नहीं है। ए को संपूर्णता के साथ सुनने का अवसर मिलेगा और बी को भी मिलेगा। तब जो है कोर्ट इस बात पर फैसला लेगा कि क्या हमने दोनों के साथ प्राकृतिक न्याय किया है। वह जाति, धर्म या मूल वंश किसी के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का हित अहित नहीं कर सकते। दोनों को पूर्ण रूप से सुनने का अवसर दिया जाएगा। दूसरा एक तथ्य आता है कि अगर उसने
अभिलेख न्यायालय के विरुद्ध कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है उसकी अवमानना कर दी गई हो उसके विरुद्ध में, तो यह रिट जारी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में उसको क्या करना पड़ेगा, हर हाल में जो है उसको बंदी ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने कोर्ट का अपमान किया है, कोड ऑफ कंडक्ट का अपमान किया है। ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति को कभी भी इस कार्य को नहीं किया जा सकता। अब अगला जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश जो रिट है, परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है ना। तो परमादेश जो रिट है वो कब कब चीज़ें होंगी या कब नहीं होंगी, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। कि प्रार्थी यह सिद्ध करता है अधिकारी को लेकर के कि ये इनका ये लोक कर्तव्य है, संविधान के द्वारा या अधिनियम के द्वारा या अधीनस्थ विधान द्वारा इन पर आरोपित है, लेकिन ये इस काम को नहीं कर रहे हैं, तब जो है कोर्ट क्या कहेगा, परमादेश जारी करेगा और आपसे कहेगा कि आप क्यों इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पर उसको ये कार्य करना होगा। इसके साथ और क्या है कि प्रार्थी यह प्रमाण करता है कि ये उसका कानूनी अधिकार है, उसने प्राधिकारी के समक्ष निवेदन किया था लेकिन उसने बिना उचित आधार के काम नहीं किया या इनकार नहीं किया और काम भी नहीं किया, ये दो स्थितियां हैं, तब ये रिट जारी क्या होगी, जारी की जा सकेगी। अब ये रिट किन स्थितियों में जारी नहीं होगी इसको समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट है, अगर कोई कंपनी है, तो ये रिट जारी नहीं हो सकती, या कोई गैर संवैधानिक विभाग है उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं होगी कभी भी परमादेश। दूसरा क्या है, एक स्थिति और बनेगी, क्या बनेगी कि कोई प्राधिकारी कैसा है, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर रहा है, बाह्यकारी नहीं है, तो दो व्यक्ति, तब उसके विरुद्ध ये रिट जारी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो शक्ति है वो कैसी है, विवेकाधीन है। इसी प्रकार दो व्यक्तियों में समझौता है, संविदात्मक है, संविदात्मक दायित्व है, उसका वह निर्वहन कर रहा है, तो वह संविदा पर है, वह सरकारी कार्य से नहीं है, वह राज्य के साथ कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए परमादेश जारी नहीं होगा। या राष्ट्रपति राज्यपाल को नहीं कह सकते कि साहब आप जो है हमारे इसको काम को करिए, या आप हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कर्तव्य पालन के लिए ये जारी नहीं कराई जा सकती, ठीक है ना। कारण वही है परमादेश जारी न कराने का, क्योंकि ये उनका स्वविवेक है और उनके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई नहीं लाई जा सकती। इसको थोड़ा सा टाइपिंग में एक मिस्टेक हुई तो इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से कि परमादेश का अर्थ क्या है। मैंडमस जिसके कहते हैं हम आदेश देते हैं, क्योंकि ये एक नियंत्रण है अपने अधीनस्थों पर, ये एक दीवानी कार्रवाई है, फौजदारी कार्रवाई नहीं है। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर और हाई कोर्ट का अपने अधीनस्थों पर, जैसे कोई सार्वजनिक अधिकारी है, कोई निगम है, कोई निचली अदालत है, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है, या अगर हम बात करें कि कोई राज्य का प्राधिकरण है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट पर और हाई कोर्ट का इन अधीनस्थों पर नियंत्रण होता है, तब इनको क्या दिया जाता है, परमादेश दिया जाता है। मैंडमस के माध्यम से कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं, आप ये काम करिए। क्या क्या चीजें बनती हैं इसमें, जब सरकार को बताया जाता है कि विधिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया गया, व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वह कर्तव्य निभाने के लिए आदेश कराए, तो वो किसके माध्यम से करता है, वो निचले स्तर से शुरुआत कर सकता है, तो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट से जाकर के वह क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो एक दूसरे पर इनका नियंत्रण है और इस कार्य को किया जाता है। रिट जारी करने की शर्तें क्या क्या होती हैं, परमादेश जारी करने की शर्तें क्या क्या हैं, थोड़ा सा इनको हम समझते हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि प्रार्थी को यह सिद्ध करना होगा कि उसका
यह कानूनी अधिकार है जिससे उसे क्या किया गया है, वंचित किया गया है, और उसको वंचित कर दिया गया है, उसके नहीं दिया गया उसको, तब वहां पर रिट जारी की जाएगी। ठीक है। इसी के साथ अगली रिट जारी की जाती है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ क्या है, रोकना या मना करना। इधर देखिए, एक बार परमादेश किया जाएगा। परमादेश मतलब परमादेश है कि कुछ करिए, और प्रतिषेध है कि कुछ मत करिए। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। मतलब किसी पर स्थगन आदेश या स्टे ऑर्डर है तब वो दिया जाएगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट जारी करेगा निचली अदालत को, क्योंकि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, निकाय जो है उनके लिए अपने अधिकार का अतिक्रमण करें तब करेगा, या फिर क्या है, प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन कर दें तब ये उनके विरुद्ध जारी की जाएगी। कब होगा, क्या शर्त रहेगी, इसको समझ लीजिए। मामले में अंतिम फैसला न सुनाया गया हो तब क्या कहा जाएगा कि इस पर स्टे कर दीजिए। अगर अंतिम फैसला सुना दिया है तब इस कार्य को नहीं किया जा सकेगा। अगर अंतिम निर्णय आ गया है तो कौन सी होगी, उत्प्रेषण होगी, और इसको ज़्यादा व्यापकता दी गई है हाई कोर्ट में बजाय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केवल किस मामले पे होगी, मूल अधिकारों के मामले पे होगी। अगर हम इनका थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ लें तो हमको और थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। ठीक है ना। परमादेश कुछ करने का आदेश देता है कि भाई साहब कुछ करिए। किनको देता है, न्यायिक और प्रशासनिक दोनों को। प्रतिषेध क्या कहता है, कुछ मत करिए, केवल न्यायिक प्राधिकार के विरुद्ध करेगा, प्रशासनिक उसके विरुद्ध नहीं करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि वो स्टे ऑर्डर है एक तरीके का, और ये क्या है, आदेश है कि आप काम जारी करिए या आगे बढ़ाइए। एक और रिट जारी की जाती है जिसको अभी हमने समझा, उत्प्रेषण। ठीक, ये एक पर्यवेक्षी अधिकार है। निर्णय आने के बाद इस काम को किया जाएगा। अगर निर्णय नहीं आया है तो प्रतिषेध लगेगा, लेकिन निर्णय आ चुका है तो सुप्रीम कोर्ट किसके, हाई कोर्ट के विरुद्ध, और हाई कोर्ट किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध इस काम को कर सकता है, जारी करेगा। कैसे, अधीनस्थ न्यायालयों के, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण हैं उनके विरुद्ध। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी इसको जारी करने का आदेश दिया। इसका अर्थ क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना। ये कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी दोनों के कार्यों को उनके उस कार्यों से हटाने या उन्हें रद्द करने के लिए दिया जाता है। कब दिया जाएगा, जब फैसला आ चुका है। ठीक है, तब कहा जाएगा कि आप इस कार्य से हट जाइए, आप इस कार्य को करने के लिए काबिल नहीं हैं। इधर देखिए, इसको करने के आधार क्या क्या बताए गए हैं। इधर देखिए, इसके आधार क्या है, अधिकारिता या का अभाव हो गया है, या गलती हुई है, या दुरुपयोग हो गया है, या निर्णय में कोई एरर ऑफ लॉ या विधि संबंधी कोई भूल हो गई है। कब ये जारी नहीं रहेगी, किसी विधिक निकाय के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध, और निजी कोई इकाई है उसके विरुद्ध ये जारी नहीं रहेगी। अगर प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो जाए तो भी ये जारी हो सकती है। न्यायालय की निष्पक्षता पर प्रश्न आएगा, प्रतिषेध पर प्रश्न आएगा। कार्यवाही के दौरान इसको जो है जारी नहीं कर सकते, कार्यवाही होने के बाद जारी की जाएगी। कब, जब दोनों पक्षों को सुनवाई का अधिकार समानता के साथ दे दिया, फिर भी अगर कोई गड़बड़ रह रही है तो प्रतिषेध को उत्प्रेषण से आप समझेंगे। प्रतिषेध कब, उत्प्रेषण कब है,
उत्प्रेषण तब है जब निर्णय आने के बाद कोई चीज हो चुकी है, ठीक है ना, तब उत्प्रेषण किया जाएगा। प्रतिषेध कब है? जब कार्यवाही चल रही है। ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। जब कार्यवाही चल रही है तब हम क्या करेंगे? प्रतिषेध करेंगे। अब कार्यवाही में निर्णय आ चुका है, कोई फैसला दिया जा चुका है, तो उत्प्रेषण आएगा। इस चीज को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और इसी के अनुसार हमें चलना है, ठीक है ना। इसके बाद जो एक और रिट जारी होती है वह है आपकी अधिकार प्रक्षा क्वा वारंटो। आपका प्राधिकार क्या है? वारंट के माध्यम से पूछा जाएगा, न्यायालय पूछेगा और कार्रवाई करेगा किसी व्यक्ति के विरुद्ध या किसी सार्वजनिक कार्यालय के विरुद्ध कि किस अधिकार से आप इस पर काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि प्रिंसिपल सर छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह पर वाइस प्रिंसिपल साहब आ जाते हैं, लेकिन वाइस प्रिंसिपल भी छुट्टी पर हैं और ऐसी स्थिति में उनकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति, कोई अदर पर्सन आकर के इस प्रशासनिक कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और कोई ऐसा निर्णय ले लिया जाता है जहां पर सार्वजनिक कार्यालय, क्योंकि स्कूल जो है सार्वजनिक स्थल है और वहां पर वह अधिकार प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में, तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आपने ये काम किस अधिकार से किया, आप किस अधिकार से इस पद पर रहे। पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं तो न्यायालय पद से हटा सकेगा उनको। ये एक विवेकाधीन उपचार है, ठीक है ना, डायरेक्शन है, एक रेमेडीज है कि आप भाई साहब ये गलत कर रहे हैं, इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, किस अधिकार के साथ कर रहे हैं, तो वो अधिकार समाप्त करिए। उस अधिकार को समाप्त करने के बाद में इसको पूरे को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। जारी करने की शर्तें क्या क्या हैं इसको समझते हैं थोड़ा सा। जारी करने की सबसे पहली शर्त क्या है कि सार्वजनिक पद होना चाहिए, केवल पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, अवैध अधिकार के साथ उसने काम किया और उसकी शिकायत पहुंच गई हो, या पद कैसा हो, स्वतंत्र प्रकृति का हो, इंडिपेंडेंट नेचर का हो, प्रसाद पर्यंत ना होना चाहिए। जैसे आपका जो है अटॉर्नी जनरल होता है या सॉलिसिटर जनरल होता है, ये दोनों ही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, तो उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकेगी। ऐसा पद हो जो स्वतंत्र प्रकृति का हो, प्रसाद पर्यंत ना हो, तो उसके विरुद्ध जारी की जाएगी। व्यक्ति अगर पद पर किसी को देखता है तो उसकी जो नियुक्ति है वो संविधान का उल्लंघन करते हुए हुई है, किसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, तब पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है और कोई अन्य भी कर सकता है कि भाई साहब इनकी जो नियुक्ति है वो अवैध तरीके से हुई है, इन्होंने परीक्षा पास नहीं की है, इनको अनैतिक तरीके से पद पर जो है बिठाया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है अधिकार प्रक्षा जारी की जाती है। यह रिट पूरक है सार्वजनिक कार्यालय की तब जब उसका निर्माण किससे हुआ हो, संवैधानिक तरीके से। अगर वह मंत्री का कार्यालय है तो नहीं होगा उसके विरुद्ध, अगर वो निजी कार्यालय है तो भी ये रिट जारी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने मूल अधिकारों से संबंधित रिटों को समझा कि ये रिटें किस प्रकार से जारी की जाती हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस तरीके से जारी कर सकता है। अब रिटों से संबंधित आपको एक लॉजिक जरूर याद रखना है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप इन रिटों को कैसे याद रख पाएंगे, तो इसको याद रखने का एक लॉजिक है बप्पू। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये बापू के नाम से आप इसको आसानी के साथ याद रख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों से चाहूँगा कि सभी प्यारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।